Hello students, so welcome to this particular session. अब students इस session में we are now going to look upon to the special tax rate of the companies, जिस पे हमारा focus area जो students होगा वो होगा on the MAT part. ये आप देख रहे हो particular point में जो कितने सारे issues हैं इसके अंदर on the MAT front. तो ये एक critical topic हमेशा बना रहता है students. नवंबर 20 में अगर आप देखा जाए तो एक बहुत आसान क्वेश्चन मैथ का पूछा था, शायद ओल्ड या न्यू कोर्स दोनों में से एक तो अटेम्प्ट में आया था, और इसके अंदर कुछ मुद्दे हैं जो कि हमें ध्यान रखना जरूरी है. बट इसके अलावा स्टूडेंट जो पॉइंट होगा, देर आर सर्टन टैक्स रेट्स आपको हम वी विल बी लुकिंग इनटू इट. देर आर सर्टन ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम जो इसके बाद आने वाला है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी केयरफुली, क्योंकि ये एक क्रिटिकल एरिया है ऑल्टरनेट टैक्स रेजीम जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वी विल ऑल्सो लुक इनटू फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव एज वेल. तो सबसे पहले स्टूडेंट चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन नाउ. आइए, स्पेशल टैक्स रेट ऑफ द कंपनीज. स्टूडेंट्स यहाँ पर तो नॉर्मल जो डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसकी जो नॉर्मल टैक्स रेट है पहले वो देख लेते हैं. अब डोमेस्टिक कंपनी की दो नॉर्मल टैक्स रेट है स्टूडेंट. एक तो 30% आपको पता ही है, और साथ ही साथ एक टर्नओवर के आधार पे उसकी जो नॉर्मल टैक्स रेट, ध्यान रखना ये नॉर्मल टैक्स रेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी 25% हो जाती है. ये जो नॉर्मल टैक्स रेट है स्टूडेंट्स, ये है एसएमई वालों के लिए. दिस इज अ नॉर्मल टैक्स रेट फॉर होम, फॉर दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तो अगर आप ये देखेंगे, आप ये वाला पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या लिखा है यहाँ पे. So if you see over here, domestic companies are taxed at 30%, but where the total turnover or the gross receipt in the previous year 2018-2019 does not exceed 400 crores, it shall be taxed at 25% of the total income. तो ये उन्होंने बता दिया है कि अगर तो टर्नओवर उनका 18-19 का, तो ये भी ईयर भी क्रिटिकल है, किस साल की हम बात कर रहे हैं, तो 18-19, तो पिछले का पिछले साल है, ध्यान रखना. तो आपका जो पिछला प्रीवियस ईयर है वो 1920 था, उसके पिछले वाला कैटेगरी की बात हो रही है, ये 18-19 की बात है. तो अगर तो उसकी वो टर्नओवर उस साल की अप टू 400 करोड़ है, अप टू, तो वो इस करंट प्रीवियस ईयर में जो कि आपका है 20-21, उसमें उसे एसएमई मान लिया जाएगा. और एसएमई बनने के क्या फायदे होंगे, उसका नॉर्मल टैक्स रेट 25% होगा. अभी भी दोहरा रहा हूं स्टूडेंट्स, नॉर्मल टैक्स रेट, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया, जो कि 2 बार दिया क्वेश्चन में, कि इस कंपनी की टर्नओवर 390 करोड़ है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था, और टैक्स लायबिलिटी आपसे पूछ लिया गया था एक्सक्लूडिंग द मैट. तो अब जब आप टोटल इनकम ऐसे टाइप की कंपनी की बनाते हो ना, टोटल इनकम, तो उसमें आप लोग ध्यान रखना कि टोटल इनकम बनाने के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जो स्पेशल इनकम अगर होगा आपका, उस टोटल इनकम के अंदर स्पेशल इनकम जो आपको डालना होगा उस टोटल इनकम के अंदर, उसको आप चार्ज करोगे एट द स्पेशल रेट. उसे स्टूडेंट्स चार्ज किया जाएगा एट द स्पेशल रेट. और फिर जो बैलेंस टोटल इनकम होगा स्टूडेंट्स, द बैलेंस टोटल इनकम जो होगा, फिर उस पर आपको ये 25% का नॉर्मल रेट लगवा देना है. बाकी सरचार्ज का जो थ्रेशोल्ड है वो सब चीज़ तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कि अगर आपकी टर्नओवर, आपकी अगर टोटल इनकम अगर वो जाती है 1 करोड़ के ऊपर, तो वही सरचार्ज के 7% और 12% ऐसे केस में भी वो पैरामीटर्स यहाँ पे बन जाएंगे. तो उसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है. सो दैट इज प्रिसाइसली हाउ द थिंग्स शुड बी लुक्ड अपॉन. अच्छा, तो ये डिस्टिंक्शन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर क्या है, स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जाए. तो अभी बता रहा हूँ, जब टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करने की बारी आएगी, तो आपने करना होगा कि जो आपका टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम अगर कोई होगा विच इज चार्ज एट अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, तो उस पर आपको रेट लगवा देना है, दी नॉर्मल रेट, और फिर द स्पेशल रेट, और फिर बैलेंस टोटल इनकम पे आपको 25% की रेट लगवा देनी है. एंड दैट इज हाउ द थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड. अच्छा, इसमें अभी फिलहाल थोड़ी सी नोट मैंने 115 BAA का रखा है, क्योंकि वो आने वाला है, तो मैं तभी इसको डिस्कस करता हूँ. अभी मैं फिलहाल इसको छेड़ने वाला नहीं हूँ. एनीवेज,
ये क्वेश्चन दिया गया है, वैसे तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, मे बी एमसीक्यू में पूछ लेंगे। लेट्स हैव अ लुक, चलो पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिट, अच्छा बाय द वे स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि अगर मान के लीजिए आपके दिमाग में बनता होगा क्वेश्चन, क्वेरी आ गई होगी कि सर 18-19 का ही टर्नओवर क्यों, 19-20 का क्यों नहीं। जब हम ये बोल रहे हैं कि वो 20-21 का एसएमई बनेगा या नहीं बनेगा, वो डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा द टर्नओवर ऑफ 18-19, सो व्हाई नॉट टर्नओवर ऑफ 19-20 टू बी कंसिडर्ड। तो उसकी वजह ये होती है ना स्टूडेंट, ध्यान रखना कि टर्नओवर फाइनली क्या हो जाता है, असेस हो जाता है। वो इंटीमेशन का 1 साल का रहता है, और इंटीमेशन में अगर तो कोई एपरेंट मिस्टेक्स अगर होंगे, अगर उसको प्राइमरी क्या है, उसको ठीक किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली दैट कैन बी कंसिडर्ड। तो एक ही था इसके अंदर पॉइंट, जो तो था कि वो इंटीमेशन के ज़रिए अगर तो इसकी टर्नओवर को ठीक की जा सकती है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली ठीक करके उसके पास एक असेसमेंट ईयर का टाइम होना चाहिए कि उसे पता रहेगा कि हाँ वो टर्नओवर, हाँ स्क्रूटनी में अगर बाद में कुछ हो जाए वो एक अलग चीज़ है। बट द लॉजिक दैट वाज बीइंग गिवन वाज दैट 1 ईयर जो गैपिंग डाला गया है, वो इंटीमेशन में अगर कोई अपेरेंट मिस्टेक की वजह से अगर टर्नओवर में बदलाव अगर हो जाता है, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, उस केस में प्राइमरी वो 1 साल का बीच में गैप डाल के ही रखा गया, ताकि एसएससी को पता रहे कि क्या वो करंट प्रीवियस ईयर 2021 में वेदर ही कुड बी कंसिडर्ड एज एन एसएमई, जिसके लिए उसको क्या देखना होगा, द प्रीवियस ईयर 18-19। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी वॉज, अच्छा एक क्वेश्चन और एक पूछ लेता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप अपना इनकॉर्पोरेशन ही हुआ है प्रीवियस ईयर 19-20 में, प्रीवियस ईयर 19-20 में स्टूडेंट्स आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो अगर तो प्रीवियस ईयर 19-20 में अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो फिर क्या बाय डिफॉल्ट एसएमई हो, क्या बाय डिफॉल्ट एसएमई हो। तो देखना रिलायंस भी अगर होगा ना, इतना बड़ी लागत से बनाई हुई कंपनी प्राइमरी, वो भी बाय डिफॉल्ट फिर सब लोग क्लेम करेंगे एसएमई अपने आप को, नहीं। टर्नओवर आपका देखा जाएगा, अगर तो आपने वो टर्नओवर वाली कंडीशन को फुलफिल की है, इसका मतलब कि टर्नओवर का होना जरूरी है। और बिना टर्नओवर के प्राइमरी अगर आप ये बोलोगे कि नहीं बिना टर्नओवर के ही क्या करें आप हमारी क्राइटेरियाज को कंसिडर करें, नहीं की जाएगी। So there has to be a turnover for the previous year 18-19, on the basis of which it shall be decided or considered whether what, whether you could be considered as an SME for the previous year 2021। क्या आपको SME माना जा सकता है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान रखना है। अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस पूरे प्रोसेस में, जल्दी से एक बार इसको देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट बनाया गया वो है एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1st of April 2015। इट इज सोली एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टेक्सटाइल। अब जब मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, अलग बात है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैंने तो आपको पहले बताया कि जब मैन्युफैक्चरिंग अगर आ जाता है तो आपने तभी थोड़ा सतर्कता से काम लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्पेशल प्रोविजंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट्स टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 17-18, 18-19, 19-20, इतना सब देखे क्या फ़ायदा, हमारा जो काम का जो टर्नओवर है वो है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए। किस साल को देखा जाएगा, 1 साल छोड़ के, तो अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर 18-19 की टर्नओवर होगी आपकी कितनी है, 350 करोड़। और क्योंकि आपकी टर्नओवर है 350 करोड़, लेस देन व्हाट, लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो भले ही करंट ईयर में, नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स, करंट ईयर में आपकी टर्नओवर 450 करोड़ होने के बावजूद भी क्या आपको एसएमई घोषित कर दिया जाएगा, वेदर यू शैल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन एसएमई, एंड द आंसर इज यस। आपको स्टूडेंट्स ये एसएमई घोषित कर दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट स्टूडेंट, आपकी टोटल टैक्स पेबल, फिर देखिए किस तरह से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। So what would be the total tax payable by ABC Limited
for AY 21-22 if its total income for the previous year 2021 is rupees 9 crore. Would the rate of tax for AY 21-22 in the case of ABC Limited be different if it was registered on 1st of April 2020 instead of 1st of April 2015? If yes, what are the conditions to be fulfilled by it to avail such differential rate of tax? तो इस पे प्राइमरी 115BA का है स्टूडेंट. अभी मैं फिलहाल ये वाला केस 2 को स्किप करो, बस केस 1 पे आंसर देखो जल्दी से. केस 2 को फिलहाल अभी स्किप ही कर दें आप. वैसे तो स्टूडेंट्स तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा. अब ये केस 2 ये स्पेशल रेट मैंने बताया ना कि बाद में अपन देख लेंगे. अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने पॉइंट पे, और ये है आपका मैट रीजंस. मैट का स्टूडेंट्स मैंने आपको AMT के टाइम पे ही इसके रीजंस आपको बता दिए थे कि एग्जैक्टली किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैट को इंट्रोड्यूस किया गया था. पता है आप लोगों को, isn't it? तो स्टूडेंट्स उसी के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो एक चीज़ नोटिस करना कि ऑब्वियस है कि वापस से बताता हूँ, ये मैंने आपको वैसे AMT में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट क्या था कि बड़ी कंपनियां, रिलायंस उसमें सबसे आगे थी. वो इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी टैक्स इंसेंटिव्स हुआ करते थे, उन सारे इंसेंटिव्स को अवेल करके अपनी टोटल इनकम को आप कम कर देते हो, और टोटल इनकम को कम होने की वजह से उस पर टैक्स लायबिलिटी भी लगभग नाम मात्र बन जाता था. और यही कंपनियां भर भर के डिविडेंड बांटती थी अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट तो उनका अच्छा खासा रहता था, रिजर्व्स भी बढ़िया होता था. बस इनकम टैक्स में ये सारे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस, बड़े बड़े डिडक्शन जितने भी थे एक्ट के आपके, वो सबको लेने के बाद टोटल इनकम आप बहुत रिड्यूस कर लेते थे, जिसकी वजह से लायबिलिटी बहुत ही कम हो जाती. और इसी वजह से प्राइमरी क्या है, दिस कंसेप्ट ऑफ मैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. और फिर उसका आपने देखा कि एक रिफाइंड वर्जन बन गया AMT, जो कि एप्लीकेबल है किसको, टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो रेशनल आपने देखा है मैट का, उसमें एक पॉइंट आपके सामने बताना बहुत ज़रूरी है कि नोटिस करना कि अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा जरूर से. मैट में ना आपको जितने भी एडजस्टमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट्स, वो ये है कि द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज वांट टू, ध्यान से सुनना इसको, द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज वांट टू बी वन स्टेप अहेड. वो अपने आप को एक कदम हमेशा आगे रखना चाहेगी एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर्स. मतलब कि शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के पहले हमारा हक, आपको क्या है, हमारा हक देखना होगा, हमारा हित देखना होगा, हमारा इंटरेस्ट देखना होगा बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड. ये एक लार्जर थीम है, और कितना ब्यूटीफुल एक कंसेप्ट था जब ये मैट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. फिर वही हो जाता ना, देखो एक फिलॉसफी जो होती है ना, इतने अमेंडमेंट्स कर करके ना पता नहीं वो कचरा हो जाता है. तो इसी वजह से सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स की, चलो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जहां तक वो बना रहे फिलॉसफी, उतने पॉइंट्स में आपको बताता रहूंगा कि देखो ये कितना, ये फिलॉसफी के आधार पे उन्होंने ये सब एडजस्टमेंट किया. तो दो वाई ऑफ द एडजस्टमेंट, जो रीजंस आपको पता रहने चाहिए कि ये क्यों एडजस्टमेंट किया गया, तो उसकी मैं फिलॉसफी उस तरीके से कनेक्ट करवाऊंगा. लेकिन जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई बहुत जगह पे प्राइमरी हो ये गया ना, अमेंडमेंट की वजह से ये कचरा हो गया एकदम से. तो एनीवेज जो भी होगा देखते हैं, बट बिफोर डूइंग दैट लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर 115 JB सबसेक्शन 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैट. आइए स्टूडेंट्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट में किसको ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू होम,
पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कंपनी को, सेकंड में इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनी हैविंग द पी और द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तीसरे में कंपनी, अच्छा ये फॉरेन कंपनी का ध्यान रखना तब भी होगा जबकि उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस या परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में होगी। अब नए कंपनीज एक्ट का मुझे सेक्शन पता नहीं, लेकिन मुझे ओल्ड का पता है, सेक्शन 600 ऐसा कुछ था, 602, ये दो सेक्शन हुआ करते थे 1956 के एक्ट के, जहां पे कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट तभी बनती थी जबकि वो फॉरेन कंपनी, दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी का इंडिया में एक ऑफिस या ब्रांच या कोई एक एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है। तब जाके कंपनीज एक्ट में उन पे एक ऑब्लिगेशन बन जाता है टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स। और मैट का स्टूडेंट्स जो बेस है, जिसके बेसिस पे आपको आगे कार्रवाई करना है, वो है आपका नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट है उस पे आपको आगे क्या करना है, मैट के आगे कार्रवाई करनी है। तो बात तो वही आ गई ना कि वो आगे कार्रवाई तो तभी तो मुमकिन होगी, वो कार्रवाई स्टूडेंट्स आगे तभी मुमकिन हो पाएगी अगर तो ये पर्टिकुलर पोजीशनिंग बन रही है, isn't it? तो सिचुएशन स्टूडेंट्स एकदम क्लियर है कि दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एज फार एज द मैट इज कंसर्न कि दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एज फार एज द बुक प्रॉफिट इज कंसर्न, जो कि हमें मैट के लिए बनाना पड़ता है, वो तभी मुमकिन है फॉरेन कंपनी के लिए अगर तो फॉरेन कंपनी का क्या है, इंडिया में पी है या प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर भूल जाइए आप, नहीं अल्टीमेटली वो कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो देयर इज नो देन रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ स्टूडेंट्स। कंपनी बीइंग अ यूनिट located in international financial service center deriving income solely in convertible foreign exchange। ठीक है, तो अगर तो आप IFSC वाली कोई कंपनी की बात कर रहे हो तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज से आपने ये, आपको मैंने अभी IFSC की, होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी, तो IFSC के प्रोविजंस में आपने ये देखा होगा, तो वहां पर जो यूनिट है, यूनिट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी मैट एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनकी मैट जो होगी उसकी रेट कंसेशन रेट बनेगी 9% की। एक्सेप्शंस कुछ स्टूडेंट्स अभी दिए गए, 1 और 2 तो, सेकंड तो आपका मैंने वैसे ही बता दिया था फॉरेन कंपनी के लिए कि अगर कोई पी है ही नहीं, उसकी कोई ब्रांच ऐसा कोई इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्योंकि कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसे बुक्स की रिक्वायरमेंट बनती ही नहीं है, तो फिर बेस ही नहीं है, तो अगर बेस ही नहीं है तो फिर किस बात का वो बुक प्रॉफिट बना पाएगा। एप्लीकेबल व्हेन, देखिएगा स्टूडेंट्स कब ये एप्लीकेबल होगा, तो इफ द बुक प्रॉफिट इफ द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट, जो इनकम टैक्स है कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, ऑन द टोटल इनकम स्टूडेंट्स, ऑन द टोटल इनकम as computed in this act is less than 15% of the book profit। तो अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उस हालात में बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम। और अगर वो IFSC में लोकेटेड वाली कंपनी है तो 9% ऑफ बुक प्रॉफिट आप ये कहोगे, देन यू विल से 9% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखना। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स दिस हैज टू बी कंसिडर्ड। अब आप लोग जरा आइएगा सरचार्ज में देखो, वहाँ पर आप जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, तो वहाँ पे पैरामीटर आप रखते हो टोटल इनकम का। यहाँ पर पैरामीटर आपकी होगी क्या, टोटल इनकम नहीं होगी, यहाँ पर आपकी पैरामीटर होगी बुक प्रॉफिट की। बाकी थ्रेशोल्ड लेवल जो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का है इन द केस ऑफ द सरचार्ज ऑन द टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, वो थ्रेशोल्ड यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन बुक प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होगा तब जाके ही वो सरचार्ज उस मैट के 15% के अमाउंट पे या 9% के अमाउंट पे आपको लगवा देना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट आपको नोटिस करना, मैंने AMT के टाइम पे भी आपको ये बताया था कि एडजस्टेड टोटल इनकम तो अगर वो थ्रेशोल्ड को पार करेगा, जो कि क्योंकि इंडिविजुअल के लेवल पर भी लगता है, तो 50 लाख
1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये उस थ्रेशोल्ड को अगर ये पार करेगा तब जाके ही एएमटी पे आप क्या करोगे, सरचार्ज लगवाओगे। सो यहाँ पर भी क्राइटेरिया वही है। तो प्राइमरी आपको बस लॉजिकली इसको कॉम्प्लेन करना है। प्रोसीजर तो चलो ठीक है, करोगे क्या यहाँ पे, करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे आपको मैंने एएमटी भी बताया था, यहाँ पर भी होगा क्या कि टोटल इनकम कंप्यूट हम करते हैं स्टेप 1 में नॉर्मल तरीके प्रोविजन के हिसाब से। फिर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, जिसमें स्पेशल इनकम अगर उस टोटल इनकम में होगी तो स्पेशल रेट, बैलेंस टोटल इनकम पे 30% या 40% डिपेंडिंग अपॉन आप हो कौन, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। और फिर बाद में सरचार्ज HEC, वहां तक पहुंच गए। फिर हर कंपनी को ये वाला एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। क्या है, पहले तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करें आप। जैसे यहाँ पे टोटल इनकम कैलकुलेट होती थी, यहाँ पे बुक प्रॉफिट। आप बोलोगे बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट जो होगा उस पर जो ऐड और लेस कुछ करना है आपने। स्टूडेंट जो कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। आप बोलोगे सर ये ऐड और लेस कहाँ पे लिखा है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 115 JB में ही ये ऐड एंड लेस को रखा गया है। 115 JB में ही ये ऐड एंड लेस को रखा गया है। सो दैट ऐड एंड लेस इज वेरी मच कवर्ड इन सेक्शन 115 JB इटसेल्फ। चलिए, वो ऐड और लेस कर देने के बाद अब जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको आप क्या कहोगे, द बुक प्रॉफिट। और अब उस बुक प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, 15% का रेट लगवा देना है। उस बुक प्रॉफिट पे 15% की रेट लगवा देनी है। और अगर वो बुक प्रॉफिट अगर वही थ्रेशोल्ड 1 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर वो अप्रोप्रिएट सरचार्ज जो आपको बताया गया वो आपको लगवा के फिर HEC देखना है। एंड देन जो भी लायबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि द लायबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन वर्सेस द लायबिलिटी एज पर द मैट, कंपैरिजन एक्चुअली देखा जाए तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो आप कंपैरिजन करते हो एकदम आखिरी में कंपैरिजन करते हो। मतलब कि नॉर्मल प्रोविजन का जो टैक्स है HEC के लेवल तक को कंपेयर किया जाएगा विद द बुक प्रॉफिट पे जो टैक्स है एट HEC लेवल तक, दोनों को उस लेवल पे कंपेयर करते हैं हम। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है स्टूडेंट्स कि कंपैरिजन तो चलो एकदम लास्ट पे आपने करना है, बट स्टिल देयर इज वन पर्टिकुलर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि टेक्निकली अगर देखा जाए ना, ये कंपैरिजन आप पूरी टैक्स को 15% से करते हो। टेक्निकली देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज उस तरीके से लिखवाया गया। लेकिन मैंने बताया ना, एग्जामिनेशन में HEC लेवल तक की आप नॉर्मल टैक्स लेकर आए और HEC लेवल तक की जो टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट है वो लेकर आए, सॉरी HEC लेवल तक आप जो टैक्स है बुक प्रॉफिट की वो लेकर आए और वहां पे दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है। और एक बात आपको बताना जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर तो ध्यान से सुनना इस बात को भी, अगर तो बुक प्रॉफिट में अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है अंदर, तो बताओ क्या उस केस में आप स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 15% ऐसा करोगे कि सब पे आपने यूनिफॉर्म रेट ही लगवाना है 15%, सब पे आपने यूनिफॉर्म रेट ही लगवाना है 15%। स्टूडेंट्स ये आपने AMT में भी आपको बताया गया था, AMT में भी सब पे आपको यूनिफॉर्म वो 18.5% का रेट लगवा देना है। यहाँ पर भी वही सेम कार्रवाई होगी। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इन माइंड। अच्छा, 115 JB नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैट, अपार्ट फ्रॉम जो अभी तक हमने स्टूडेंट देखा था ऊपर जो नॉन एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट था, उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी के कुछ केस बन रहे हैं। जरा जल्दी से उसको देख के कंप्लीट करेंगे। तो फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन एप्लीकेबल टू एन SSC बीइंग अ फॉरेन कंपनी वेयर इट्स टोटल इनकम कंप्राइजेस सोनली, देख रहे हो आप लोग ये वर्ड काफी खतरनाक वर्ड हो जाता है, solely of the profit and gains from business referred to in section 44B, double B और BBA, ये सारे प्रिजम्पटिव इनकम है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका प्रिजम्पटिव ही इनकम है, तब तो भाई प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब ये है ना कि फिर तो वो भी एक प्रिजम्पटिव तरीके से आपकी इनकम लाई गई है, isn't it? और इसी वजह से क्योंकि प्रिजम्पटिव तरीके से इनकम लाई गई है, तो बस वही इनकम जो हमने मान लिया है आपकी इनकम इस एक्ट में, बस उसी पे अब आप नॉर्मल टैक्स पे करके आगे निकल जाए। अननेसेसरी आपको सताया नहीं जाएगा। आपको लगेगा सर
अगर फॉरेन कंपनी को मिल सकता है तो फिर अगर डोमेस्टिक कंपनी अगर प्रिजम्पटिव इनकम के स्कीम में 44AD में आती है तो फिर उसको भी तो नॉन एप्लीकेबल होना चाहिए। तो क्या मुझे बताओ कि डोमेस्टिक कंपनी को 44AD का बेनिफिट दिया जाता है? दिया ही नहीं जाता, कंपनी का तो है ही नहीं केस वो। तो फिर आप तो वो भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सिर्फ प्रिजम्पटिव इनकम अगर तो फॉरेन कंपनी ने एक्सरसाइज या अवेल कर लिया है और उसकी सिर्फ यही इनकम है तो फिर उसे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना 115 JB सबसेक्शन 2 आप लोग यहाँ एक बार जल्दी से पढ़ लो, क्विकली जल्दी से पढ़ लेंगे, देन विल कम डाउन टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, बुक प्रॉफिट की कंपटीशन करना है। ये बहुत एक आसान है, लॉजिकल है, बस इसके अंदर दो ही एस्पेक्ट के एडजस्टमेंट है जो स्टूडेंट थोड़ा सा क्या है ना, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, लेकिन वो भी आसान ही है। पूरा ये कंसेप्ट एकदम लॉजिकल है। बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, लिमिटेड है बहुत। मतलब ये एक लगभग एक क्लास में ही अल्टीमेटली ये चीज़ पूरी की पूरी कंसेप्ट को ख़त्म कर लिया जाता है। इस पे बस एक चीज़ मैंने क्या किया, एक आप लोग के लिए ये किया है, ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट एज पर व्हाट, द नेट प्रॉफिट एज पर द शेड्यूल जो भी होगा 3 एज पर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो बेस हमारा बनता है। कंपनीज एक्ट का जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा बेस बनता है, और उस पर मैंने क्या बताया आपको कि जो स्पेसिफाइड एड एंड स्पेसिफाइड लेस जो होगा आप वो करके फिर बुक प्रॉफिट लाते हो, और उस बुक प्रॉफिट पे फिर आपका 15% का मैट का रेट है। तो अब मैंने क्या किया मालूम है स्टूडेंट्स, ये जो ऐड और लेस पे मैंने ये देखा कि काफी ऐड और लेस जो है वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड हो रहे हैं एक दूसरे से। दे आर ऑल इंटरलिंक टू ईच अदर। काफी ऐड और काफी लेस वो इंटरलिंक थे। तो मैंने क्या किया पता है स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से बांटा है कि भाई जो इंटरलिंक जितने भी ऐड और लेस है उसको एक जगह पे करके खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे जो इंडिपेंडेंट जो ऐड और लेस है उसको हम अलग से कंप्लीट करेंगे। जो इंडिपेंडेंट है मतलब वहां पर सिर्फ या तो ऐड होगा या फिर लेस होगा, लेकिन उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो दूसरी जगह पे नहीं रहेगा। और लास्ट में हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे द इंडियस। तो इसको 3 हिस्सों में अल्टीमेटली हमें करना है। फर्स्ट सारे वो इंटरलिंक्ड ऐड और लेस, फिर आपके इंडिपेंडेंट ऐड और लेस, और अंत में इंडियस वाले जो एडजस्टमेंट है वो प्राइमरी करके इसको क्लोज करेंगे। एंड देन आफ्टर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल स्टार्ट। तो पहले देखते हैं ये इंटरलिंक्ड वाले कैटेगरीज को, और फिर अटैक होगा ऑन द इंडिपेंडेंट कैटेगरी। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन आया था, अगर आपको देखना तो मेरे पेपर PDF एनालिसिस में मैंने कर दिया था। ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान था। वो न्यू वर्ल्ड का मैंने PDF तो आपको पता होगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप लोग प्लीज़ देख लेना एक बार। अब वो काफ़ी पीछे चला गया होगा, अगर चाहिए तो आप एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मंगा लेना, वहाँ पे डाल दिया जाएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, आइए स्टूडेंट्स, फिर इंटरलिंक एडिशंस एंड डिलीशंस में क्या बताई गई है। पहले तो रिजर्व्स के बारे में उन्होंने कुछ बात रखी है, तो रिजर्व्स का क्या है। सो दे आर सेइंग इन दिस केस, ऐड करेंगे हम लोग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर देन ट्रांसफर टू 33AC ऑफ फॉर शिपिंग। अब तो ये बंद हो गई है, ये वाली रिजर्व तो खत्म हो गई है, ठीक है। तो अभी प्रोविजन देखो क्या है,
स्टूडेंट्स वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तो एसएससी का, जैसे मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि पहला हमारा हित आपको रखना पड़ेगा और फिर बाद में आपको क्या है, शेयर होल्डर्स का। गवर्नमेंट समझती है कि आप रिजर्व्स क्रिएट करके एक तरीके से क्या कर रहे हो, हमारा जो प्रॉफिट का जो चंक है वो आप कोशिश कर रहे हो रिजर्व क्रिएट कर करके उसको कम करने की, और ताकि हमारा नुकसान हो जाए। तो अगर तो ऐसा आपका इरादा है कि प्रॉफिट का चंक आप कम करना चाहोगे थ्रू द रिजर्व्स अपोर्शनमेंट इन योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, बाय द वे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो रिजर्व्स को अपोर्शन कर रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि टोटल इनकम में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है कि रिजर्व्स का मैं डिडक्शन ले पाऊँ, वो तो वैसे ही उसको एडबैक का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे शायद टैक्स पे लगा ही होगा, लेकिन जैसे आपको बताया गया कि वो जो टैक्स आप कैलकुलेट करते हो एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, उसे आपको कंपेयर करवा देना पड़ता है विद दी टैक्स एज पर दी 115 जेबी प्रोविजन। और इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बुक प्रॉफिट को कोई छेड़खानी ना करे, डाइल्यूट करने की कोशिश की जा सकती है ताकि उसकी मैट की लायबिलिटी कम रहे एज कंपेयर टू द टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। तो कोशिश एसएससी की तरफ से हो सकती है। और ये सारी कोशिशें जो होंगी ना स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग की कोशिशें होंगी। आप बोलेंगे क्यों अकाउंटिंग की कोशिशें होंगी? क्योंकि इसका जो बेस वैल्यू है वो है नेट प्रॉफिट एज पर दी कंपनीज एक्ट। और इसी वजह से, क्योंकि ये बेस वैल्यू के आधार पे बुक प्रॉफिट तय हो रहा है, इसी वजह से आप बेस को ही छेड़खानी चालू कर दीजिए। तो एक तरीका होता है अकाउंटिंग में कि रिजर्व आप क्रिएट कर रहे हैं और आपकी प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं ताकि आपकी बुक प्रॉफिट कम हो और इवेंचुअली आपकी मैट की लायबिलिटी कम हो। तो क्या ऐसे करने का सक्सेस आपको प्राप्त होगा, जीत आपको हासिल होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, आ रहा है आपके सामने पॉइंट नंबर A1। ऐड करना है स्टूडेंट्स, transferred to reserves by whatever name called debited to the profit and loss account other than the transfer to 33AC। ठीक है। अब आप लेस पे एक बार देखिए स्टूडेंट्स, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है ना अभी फिलहाल, इस केस में उसको अभी फिलहाल रहने दीजिएगा। आप जरा लेस पे फोकस करना। लेस पे, लेस का मतलब क्या है? रिजर्व विड्रॉल किया गया और उसे क्रेडिट की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट कर दी गई है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर तो रिजर्व विड्रॉ करते हो और उसे प्री एनएल में क्रेडिट करवा दिया जाता है, तो अब आप मुझे बताओ ये लेस करने का रीजन क्या है? ईमानदारी से बताओ स्टूडेंट्स, ये पकड़ में आनी चाहिए। लेस करने की रीजन क्या है? क्यों लेस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखो कुछ स्टूडेंट से पकड़ लिया, जल्दी से आंसर भी दिया उसने। तो लेस करने की वजह है कि उसे डबल टैक्सेशन को रोकना है स्टूडेंट्स। और डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए तो जो भी रिजर्व्स, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जो भी रिजर्व्स को विड्रॉ करके आप पीएनएल में लेकर आओगे तो उतना अमाउंट पे तो पहले ही वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा आपने बना दिया था ऐड करवा के। उतना अमाउंट तो पहले ही आपने बुक प्रॉफिट का हिस्सा आपने बना दिया था ऐड करके, और उसमें मैट की आगे लायबिलिटी भी, चार्जिबिलिटी भी आपने करवा दी है। तो फिर वो पॉइंट जो राइट ऑफ करके आ रहा है आपके नेट प्रॉफिट में पीएनएल में, और बुक प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा बाद में, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इस वजह से ये लेस करके ये रिजर्व्स जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखना स्टूडेंट्स, इस पे फोकस करो, पॉइंट नंबर 2 पे। हैव अ लुक टू पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पढ़ लिया आप लोग ने? ये जरा कंसेप्ट समझना स्टूडेंट्स क्या है।
जब रीवैल्यूएशन आप करते हो, जनरल एंट्री क्या पास करते हैं आप? रीवैल्यूएशन जब की जाती है तो उस समय जनरल एंट्री आपकी तरफ से क्या पास होती है? बिल्कुल सही कह रहे स्टूडेंट साहब, जो जनरल एंट्री आप पास करते हो वो है आपका फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो इसका मतलब कि जब रीवैल्यूएशन हुआ है स्टूडेंट्स, उस समय पे एंट्री जो है बैलेंस शीट में आ रहा है पहला, तो पहला ही जो आपका ये आएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, मान के लीजिएगा ये कितना हो गया आपका 50 लाख, और फिक्स एसेट को फिर आपने बढ़ा दिया है, कितने से बढ़ा दिया है? 50 लाख से। जो भी एग्जिस्टिंग होगा उसकी वैल्यू, उस पर और 50 लाख का इजाफा। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी इम्पैक्ट देखने लायक होती है। ये आने वाला है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना, ये आने वाला है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ अ डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो एनहांस्ड पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मानते हो कि 10% का रेट है, तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 5 लाख का। So the enhanced portion, students, of the depreciation in this particular case on the enhanced portion of the fixed asset, ये आपका होगा स्टूडेंट्स ऑफ 5 lakhs, ऑफ रुपीज 5 lakhs। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो 5 लाख का आपको मैंने बता दिया। अब जो आप करोगे यहाँ पे, जरा ध्यान देना यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है कि गलत है, आपने जानबूझ के ये चीज़ डाल दी और आपने अपनी नेट प्रॉफिट क्या है फाइनली कम करवा दी। तो इस वजह से नियम है कि बुक प्रॉफिट लाने के लिए हमें क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन है जितना है रीवैल्यूड पोर्शन का, जो रीवैल्यूड जो एक्सेस है ना रीवैल्यूड पोर्शन तक का, ये हमें ऐड कर देना है हमारे उस प्रक्रिया में जो कि हमारा है बुक प्रॉफिट का। तो जो ऐड हो रहा है ना स्टूडेंट, नोटिस किया आपने, ऐड हो रहा है वही ऐड करना है विच इज ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड पोर्शन ऑफ द फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड पोर्शन ऑफ द फिक्स एसेट, उसी पे आपको क्या करवाना है, ये आपका नेट प्रॉफिट का हिस्सा होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ योर नेट प्रॉफिट स्टूडेंट्स, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। अच्छा, तो उसी को आप ऐड बैक कर लो। अब जो देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही यहाँ पे देखो क्या है, बाय रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसको राइट ऑफ दे रहे हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है स्टूडेंट्स, आपने इसको राइट ऑफ देना है, राइट ऑफ दोगे ना यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। कभी कितने टाइम तक टिका के बैठोगे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को बैलेंस शीट पे? राइट ऑफ का तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व जो राइट ऑफ आपने की है, मैचिंग कंसेप्ट जनरली तो वही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 फिगर अलग अलग देता हूँ। एक है आपका 3 लाख, एक है 5 लाख और तीसरा है 7 लाख। ये 3 रीवैल्यूएशन रिजर्व आपकी क्रेडिट हुई है और उस हिसाब से आपने अपनी नेट प्रॉफिट बढ़ गई है रीवैल्यूएशन रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में। तो बताएंगे अब आप क्या करोगे। यही बात थी कि डबल टैक्सेशन को रोकना होगा, वही जो लॉजिक आपको पहले बताया था, इसमें भी सेम वही लॉजिक काम करेगा कि हमारा मकसद है क्या। बिल्कुल सही करें स्टूडेंट्स, तो डबल टैक्सेशन को आपको रोकना है और उसको रोकने के लिए क्या करोगे, यही कार्य की जाएगी स्टूडेंट्स। और आपने ऐड कर देना होगा, आपने ऐड कर देना, बताओ क्या ऐड करोगे, 3 lakhs, 5 lakhs एंड 7 lakhs। तो ये जो 3 चीज है इसमें से क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन सॉरी ये रीवैल्यूएशन रिजर्व जो आपने क्रेडिट की है और जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ गई है, ये ऐड नहीं, लेस सॉरी, ये लेस करोगे उतना कितना होगा, 3 लाख, दूसरे में 5 लाख होगा
और तीसरे में 7 लाख लेस कर दूं? नहीं, जब अभी तक की एडिशन 5 लाख की हुई है तो डबल टैक्सेशन कितने तक जा रहा है? डबल टैक्सेशन कितने तक जा रहा है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs। तो वहां तक ही आप क्या करोगे, लेस करोगे जहां तक की डबल टैक्सेशन गई है। सो देयरफॉर इन दिस केस, तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है, और उसी बेसिस पे आप अपनी बुक प्रॉफिट लेकर आएंगे, उसी बेसिस पे आप अपनी बुक प्रॉफिट लेकर आएंगे। डिड यू ऑल गॉट दिस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? तो ये है सिचुएशन स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। आगे बढ़े हम लोग। यही चीज आपको मिलने वाली है। तो ये 5 लाख तक, क्योंकि ये लिख देना यहाँ पे, सिंस द डबल टैक्सेशन would only be to the extent of rupees 5 lakhs. कल सुन दो आपने, तो लीजिए एक चीज है, अगर आपको देखना फिर से, पढ़ो सुन एक बार। तो आप बोले लेकिन यहाँ तो वो लिखा नहीं उस तरीके से जैसा आपने करवाया। ठीक है ना, नेट इफेक्ट देख लो, वही चीज मिलने वाला है। आप क्या कर रहे हो, पहले पूरा डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हो, मतलब कि इंक्लूडिंग तो रिवैलिड पोर्शन है पूरा आपने ऐड करवा दी। फिर लेस क्या कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द, तो रिवैल्यूएशन पोर्शन जितना है उसको छोड़ के जितना डेप्रिसिएशन बनता होगा, रिवैल्यूएशन पोर्शन को छोड़ के फिर जितना डेप्रिसिएशन बनता होगा ऑन द नेट वैल्यू, वो आप लेस कर रहे हो। और फिर जो अगला जो लेस हो रहा है वो आपका हो रहा है ऑन द रिवैल्यूएशन रिजर्व विच इज विदड्रॉन, which is revaluation reserve withdrawal restricted to the depreciation on account of revaluation of assets and credited to the profit and loss account, and credited to what, to the profit and loss account। ठीक है, तो ये है primarily the point that you should always keep in mind। So revaluation reserve withdrawal restricted to depreciation on account of revaluation of the assets and credited to the profit and loss account। Fine students, आपको नीचे क्यूमुलेटिव इफेक्ट बताई गई है ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, क्या है इनकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये चीज़ बस आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देख लो स्टूडेंट्स आप लोग, ये तो स्वाभाविक है ना, प्रोविजन बनता है डीटीए और डीटीएल का। अब तो भाई हम तो मैट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो डीटीए और डीटीएल में जो अपने बुक्स में जो प्रोविजन बनाई होगी, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है भाई, पहले टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोविजन डीटीए डीटीएल की जो बनी होगी इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो उसको एलिमिनेट करके क्या है आपको अपना बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना होगा। तो अगर तो नेट प्रॉफिट इन्फ्लुएंस्ड है विद दीज डीटीए डीटीएल और देयर प्रोविजंस, then that net profit needs to be cleaned up accordingly, and that is how the book profit has to be determined। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको अभी वाले इसमें नहीं, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट होने वाला है, बहुत केस रोमांचक हो जाएगा स्टूडेंट्स, तैयार हो आप लोग। ये आपको मैंने REIT में बताया था, DLF लिमिटेड का जो स्पॉन्सर है ना, स्पॉन्सर उनकी टैक्सेशन यहाँ पर है, जो स्पॉन्सर है स्टूडेंट्स उनकी टैक्सेशन यहाँ पर की जाने वाली है। बधाई हो स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो ये हम लोग तभी समझेंगे सीखेंगे
ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में, ये पूरा यहाँ तक बहुत बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है जिसके आप साक्षात बनने वाले हो। आइए ऐड करेंगे अब एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू द इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन। देखो ऐड और लेस को क्या किया गया है, ऐड और लेस इसमें क्या किया गया है। अब नोटिस करना स्टूडेंट्स, मतलब कि जो इनकम अदरवाइज एग्जेम्प्ट है, स्टूडेंट्स जो इनकम अदरवाइज एग्जेम्प्ट है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर इनकम से कोई भी दिक्कत नहीं है और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर से भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हमें दिक्कत जो है स्टूडेंट्स वो है ये आपके इंसेंटिव, ये सारे जो है सेक्शन 10(1), ये जो आप बाकी जितने भी 10 के सेक्शंस होंगे जिसमें एग्जाम्शन लेते हैं वो तो हर इंडिविजुअल लेता है, हर एसएससी लेता है, इजंट इट? छोटा बड़ा सब लोग अल्टीमेटली उस पर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन क्या 10AA, ATIA, ATIB ऐसे बड़े बड़े जो दिग्गज सेक्शन है उसमें तो आप उम्मीद कर सकते हो छोटे रिटेल इन्वेस्टर वो बड़े सेक्शन को उसकी डिडक्शन ले पाए, नहीं ले पाए, तो वहाँ पर बराबरी प्राइमरी नहीं है और उसी वजह से हमारे बड़े होने का फ़ायदा लिया जा रहा है और उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, ज़्यादा टैक्स पे करने का एक अंदर से ये बोलते ना सेल्फ स्टार्टरनेस वो होना चाहिए कि मैं ज़्यादा टैक्स पे करूं। लेकिन आप जितने बड़े हो आप में टैक्स उतने कम पे करने की इच्छा प्रबल होती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप ऐसे बड़े बड़े काम को अंजाम दे दे के आप 10AA, ATI, ATIB का डिडक्शन ले रहे हो, तो वो डिडक्शन प्राइम में हमें क्या करना है, काटना है। और उसका तरीका जो उन्होंने ढूंढा वो ये है कि आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसको बेस अमाउंट बना लो, नेट प्रॉफिट को ही बेस अमाउंट बनाओ, तो नेट प्रॉफिट में तो ऐसा कोई 10AA, ATI, ATIB की डिडक्शन तो मिलती नहीं है, वो इनकम तो बना रहेगा विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग डिडक्शन। तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उस वो बुक प्रॉफिट में आ जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली आप उस पर मैट लगा देंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑफ द मैट। लेकिन जहां तक 10, 11 और 12 की बात कर रहे हो वो तो क्या है, अपने आप में एक नॉर्मल एग्जाम्पशन वाले सेक्शन है जो कि सब एसएससी उसको बहुत तरीके से सब लोग अवेल करते हैं, तो ये भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, isn't it? So therefore यहाँ पे स्टूडेंट जो इनकम और उसके जो करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर जो 10, 11 और 12 में पाए जाते हैं वो आपने क्या करना है, बुक प्रॉफिट से उसको एक्सक्लूड करके चलना है। सो दैट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड और एलिमिनेटेड इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट। तो वो चीज़ आप लोग स्टूडेंट उसको बाहर निकालेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या किया, एक टिपिकल आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। ये मैंने 10(1) का एग्जाम्पल नहीं रखा है कि 10(1) का एग्जाम्पल दे दो अभी, क्योंकि अभी अभी आपने ये सरोगेट टैक्सेस पढ़ के आप यहाँ पर आए हो, तो ऑब्वियसली मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और देखिए टिपिकल एग्जांपल मेरी तरफ से आपको क्या मिल रही है। एनी इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड AIF कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 देखा तो है आपने, अदर देन द PGBP क्वालिफाइज एज एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023 FBA। तो वो जो AIF है उसके हाथ में PGBP के इनकम को छोड़ के बाकी जो इनकम है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट उसके हाथ में हो जाता है। Therefore, if an AIF is incorporated as a company, क्योंकि आपको मालूम है वो क्वेश्चन आपने किया था जहाँ पे ही कैन बी द AIF कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ ट्रस्ट ऑल्सो, प्राइवेट ट्रस्ट, इस पे MMR लग जाता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म LLP बन जाए, ठीक है ना, या फिर कंपनी बन जाए, डिपेंड करता है उस पर। लेकिन अगर तो वो कंपनी बन जाता है, इनकॉर्पोरेट एज ए कंपनी, एंड ड्यूरिंग द ईयर सच अदर इनकम अक्रूज टू देम, देन इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, जब AIF एज अ कंपनी जब अपना बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, ये जानते हुए कि वो सेक्शन 1023 FBA के अंदर क्या हो रहा है, ये एग्जेम्प्ट है। कौन सी इनकम की बात हो रही है, वो पैसिव इनकम जो पास थ्रू हो जाता है, जो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर इनकम क्या होगा, वो AIF बीइंग अ कंपनी वो उसको एक्सक्लूड करके चलेगा इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट एंड इवेंचुअली इट्स मैट लायबिलिटी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डिविडेंड इनकम एक जमाने तक एग्जेम्प्ट हुआ करता था ना 1034 में, isn't it? तो तब तक तो ये इसमें उनको एग्जेम्पशन मिल जाती, अब मिल पाएगी एग्जेम्पशन उनको, एंड द आंसर इज नो। तो ये अब वाला जो है ना सिचुएशन स्टूडेंट, अब में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ज़माना था
ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर तक ही, तो वहाँ तक तो 1034 भी उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सक्लूड हो जाता था। अब नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, एग्जाम्प्ट नहीं है। .7 स्टूडेंट एक बार देखना ऑल ऑफ यू, .7, और मुझे बताइएगा कि .7 को लाने का मकसद क्या है। मकसद क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको बतानी है। व्हाट इज द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग .7? जल्द से जल्द पढ़ेंगे आप लोग। देखते कौन है वो इंटेलिजेंट होनहार स्टूडेंट जो इसका आंसर दे पाएंगे। पढ़ लिया आप लोगों ने स्टूडेंट्स? चलिए पॉइंट नंबर 7 का स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक देखना है, ये क्यों ये इस तरीके से बना गया है, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स नोटिस करना कि अगर एक कंपनी इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, इफ अ कंपनी इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में where a company is a partner in a partnership firm, then in that particular case students you all are aware क्या होगा उस सिनारियो में, बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने। तो उस पर्टिकुलर स्थिति में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा ये कि कंपनी जो होगी स्टूडेंट्स, जो ये कंपनी होगी वो शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट पे क्या है 10(2)(a) का एग्जाम्पशन क्लेम कर लेगी। So on its share of profit, it will be eligible to claim the exemption under section 10(2)(a). मानते हो ना इस बात को? अच्छा, अगर वो पार्टनर नहीं है इन द पार्टनरशिप फर्म, सो इफ इट इज नॉट अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो और वो मान के चलो कि वो मेंबर है इन द एओपी। मैंने आपको शायद एओपी के टाइम पे भी ये बात बताई थी कि देखो होता क्या मालूम है कि ये सब कंपनीज जो है छोटे छोटे जॉइंट वेंचर्स बहुत सारे करते हैं, और जब वो जॉइंट वेंचर करती है तो एओपी के रूप में वो लोग करते हैं काम। अब दिक्कत देखो क्या कहाँ पर आएगा कि जो एओपी से जो उनको मिलता है रिटर्न, उस पे एओपी एमएमआर उसका रेट लगेगा। एओपी को ये अज्यूम करते हुए कि क्या है द शेयर इज डिटर्मिनेट, उनको एमएमआर का रेट लगेगा जो कि 42 पॉइंट समथिंग चला जाता है। मालूम है वो अपने सरचार्ज 37% का अपन ने किया था एओपी में, तो उससे 42 पॉइंट कुछ ना कुछ चला जाएगा। तो ऐसे केस में एओपी एमएमआर पे टैक्स पे करेगा। और जहां तक मेंबर्स की बात है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मेंबर्स की बात है तो उनको सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन नहीं मिलता। वहां पे 86 के अंदर ये लिखा है कि अगर तो एओपी पे आपने फ्लैट रेट का टैक्स लगवा दिया है तो वो जो शेयर होगा ऑफ द प्रॉफिट रिसीव बाय द मेंबर्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, वो उनके टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बात तो सेम है इन सब्सटेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो एग्जाम्पशन ही हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इन सब्सटेंस तो वही फील आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्या केस कि ये 86 में रखा गया है, ना कि 10, 11 एंड 12 में। और क्योंकि 86 में रखा गया है, इस वजह से हो सकता है कि ऐसे कंपनीज को यही शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उनको मिल रहा है फ्रॉम द एओपी वो बन जाए उनका बुक प्रॉफिट का हिस्सा, और फिर उस पर क्या हो जाए, मैट लग जाए। इट मे देन फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट एंड ऑन विच द मैट विल बी चार्ज। तो यही बात है स्टूडेंट्स कि ऐसा ना हो, इस वजह से बताइए क्या,
ऐसा ना हो इस वजह से व्हाट दे हैव डन इट, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा शुरू आप लोगों ने, ये ऐसा ना हो इस वजह से प्राइमरी क्या होगा इन दिस केस, बिल्कुल सही। 86 को भी उन्होंने 86 में जो इनकम जाके वहां पे टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनते हैं, 86 में जाके जो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय द कंपनी मेंबर ऑफ दैट ओएओपी, वो जो कि उसके टोटल इनकम का हिस्सा बाद में नहीं बनता है, तो उनके लिए बोला गया है कि ठीक है ये इनके बुक प्रॉफिट का भी हिस्सा नहीं बनेगा। सो अगेन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। ध्यान रखना ये दोनों लेवल पर है, ऐड और लेस, मतलब कि अगर तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है तो वो आप उसको बाहर निकाल लें लेस करके, और अगर तो ये कुछ करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर या उसका शेयर ऑफ लॉस होगा जो कि पीएनएल डेबिट में आ रहा है, तो क्या उसको भी बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी, या ना? आंसर इज यस। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अगर नोट लिखना है तो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ। लिख लो यहाँ पे, वेयर अ कंपनी इज अ पार्टनर in a partnership firm, then the share of the profit received from the firm is exempt in the hands of the company under section 10(2)(a) and accordingly shall not form part of the book profit accordingly shall not form part of the book profit of the company under 115 JV. ठीक है, वेयर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, द कंपनी is the member of the AOP then the share of the profit of the AOP shall also, the share of profit of the company shall also not form part of
the book profit since the AOP was taxed at MMR and hence the share is not to be included the share is not to be included in the although as per section 86 स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ 10 से बाहर था, 10 की वजह से बाहर था, यहाँ पे 86 की वजह से बाहर है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया है, इसको भी बुक प्रॉफिट से बाहर रखने का स्पेसिफिक एंट्री दे दिया ताकि कॉन्ग्रुएंस हो जाए। हमांगी इसको कहते हैं, isn't it? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो सुनो, एक पॉइंट है लेकिन आगे मैं डिस्कस करता हूँ उसको। जरा आना पॉइंट नंबर 8 में। ये इनकम पता आपको, ये पता है कि भूल भी ऐसे कहाँ याद रहती है सब चीज़ें। 115 BBF याद है, चलो ये तो याद होगा शायद। एनआर में रॉयल्टी पड़ा जब कर रहे थे तो बीचों बीच अपने रेसिडेंट को भी एक डाल दिया, मौका देके आपने चौका मार दी। बिल्कुल सही कह रहे स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैंने ये रॉयल्टी को इंसर्ट कर रखा था जहाँ पे रेसिडेंट की भी लगे। हाँ, तो हमने क्या की है, रेसिडेंट के लिए जो एक स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट है रॉयल्टी के लिए, हमने वो डिस्कशन वहाँ पे 916 में जब बात थे तब कर लिया। और तभी आपको ये बताया गया था कि किस हालात पे उस पे 115 BBF का क्या है, स्पेशल रेट से उसे नवाजा जाएगा, जो कि है कितना है स्टूडेंट्स, इसकी रेट बाद में कितनी थी, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। व्हाट वाज द रेट फॉर दिस पर्टिकुलर रॉयल्टी? बिल्कुल सही, 15% का रेट था। कंसेशनल रेट एक तरीके से मिल रहा है। अब जो यहाँ पर है ना, वहाँ पर अगर आपको याद होगा, ये शायद बहुत मुश्किल लग रहा है कि याद होगा कि नहीं, वहीं पर बॉक्स के आखिरी में नीचे कहीं पे मैंने लिखवाया था कि इनको मैट एप्लीकेबल नहीं है, इस इनकम पे मैट नहीं लगेगी। तो एक रेसिडेंट मतलब कि ये, और ये प्रोविजन बाद में रेसिडेंट के लिए, मतलब एक इंडियन कंपनी के लिए होगा, डोमेस्टिक कंपनी के लिए होगा, जिसको क्या 115 BBF की इनकम, वो भले वो नॉर्मल प्रोविजन 10% है, सॉरी द रेट ऑफ टैक्स इज 10%, तो भले नॉर्मल प्रोविजन में वो उसको 115 BBF के हिसाब से टैक्स लग जाए, लेकिन जब वो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो उस समय पे ज़रूरी होगा कि उसके जो P&L क्रेडिट में ये जो रॉयल्टी इनकम है और उस पर जो करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर जो डेबिट किया गया होगा, तो बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के समय पे उसको नेट प्रॉफिट से दोनों को ही बाहर निकालना होगा, एज द केस में भी। एंड दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि क्लियरली सेक्शन के अंदर लिखवाया गया है कि ये वाले इनकम पे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। So they have made it very clear that on this special income, देखो एक स्टूडेंट, ये चीज़ एक बात बहुत क्रिटिकल है, ये इनकम को छोड़ के प्राइमरी आप लोग नोटिस करना कि देर इज नो अदर इनकम ऑन विच सच काइंड ऑफ एन एक्सक्लूजन आर बीइंग गिवन। तो आपको वहाँ पर 115 BBF में ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब जब अब आप
वहाँ पे करो ना, इसको गौर कर देना कि ना तो ये क्रेडिट का हिस्सा होगा, ना ही ये करस्पॉन्डिंग डेबिट का हिस्सा होगा इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट. सो जस्ट बेयर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन माइंड. अब इसके आगे क्या है, अब ये जरा देखना पॉइंट नंबर 9 देख रहे हो आप लोग, जरा पढ़ना एक बार. तो बहुत बढ़िया पॉइंट है स्टूडेंट जी. थोड़ा अगर इजाज़त हो तो मैं इसकी थोड़ी सा बैकग्राउंड आपको बता दूंगा. अब नोटिस करो स्टूडेंट, ये पहला तो आप लोग हाईलाइट करके चलना कि ये जो कवच जो प्रदान किया गया है कि ये इनकम बुक प्रॉफिट में नहीं होंगे, ये सिर्फ फॉरेन कंपनी को है. अब ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ये एफआईआई वालों को ही रिझाने की कोशिश की गई थी स्टूडेंट्स. एफआईआई वासियों को ही ये रिझाने की कोशिश की गई थी. इनकी इनकम आपको पता ही है कि मैक्सिमम इनकी स्टॉक मार्केट से आती है. अब जब ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो इनका नज़र होता है 10% पे और 15% पे. 10% आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन व्हिच एसटीटी हैज बीन पेड, वो एक चीज़ रहता है दिमाग में उनके. और एक 15% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस. अब क्या होता है कि आपको बोला तो जाता है कि आप 10 और 15 के हिसाब से टैक्स लगाओगे, आप पे लगाया जाएगा और उसके हिसाब से काफ़ी ये क्या है निवेश कर लेते हैं. और बाद में पता चलता है कि नहीं, यहाँ तो एक ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम भी है जिसके तहत क्या है, ये इनकम बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा. ये इनकम अपने आप में बुक प्रॉफिट का हिस्सा होगा क्योंकि उसके लिए बेस क्या है आपका, नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट. और इसी वजह से क्योंकि नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट इज द बेस, फिर जो उस पर एड और लेस आपको करना है वो आप कर दोगे. स्पेसिफिक एड इन द स्पेसिफिक लेस, वॉट एवर इट हैज़ टू बी डन, तो आप उस पर करके अकॉर्डिंगली आप अपना वो लेकर आओगे. तो द पॉइंट व्हाट दीज पीपल, दी एफआईआईज की मैं बात करूँ तो आप ध्यान से सुना इनके बारे में. इनको पता चला कि यार एक हाथ पे तो आप 10% की बात करते हो कि एलटीसीजी में 10% लग जाएगा, और यही बाद में आप बोलते हो कि ये एलटीसीजी बन जाएगा बुक प्रॉफिट का हिस्सा भी. और बुक प्रॉफिट का हिस्सा बन के बाद में बाकी जो एड और लेस करने के बाद 115 JB के अनुसार जो बुक प्रॉफिट बना है उस पर आपने बताइए कितना रेट लगवा दिया. तो उस पर जो रेट लगवा दिया है आपकी तरफ से वो है 15% का. So that is how much, what is the rate students in that particular case? That rate students in that particular case is up to 15%. तो वो बोलते कि यार नॉर्मल टैक्स में 10% और यहाँ पे 15% लगवा रहे हो, और फिर आप बोलोगे कि हायर ऑफ द टू विल बिकम द लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी 15% है मतलब मेरी, वही होगा ना. मतलब हम तो ये अब 15 तो अब हो गया स्टूडेंट्स के, पहले तो 18 18.5% था. तो ये क्या बोल रहे थे, इनको भी गुस्सा आ गया होगा तुम तो एकदम से कि यार एक साइड में तो आप बोलते हो कि 10% ही लगने वाला है, हम तो 112A के हिसाब से सोच के चल रहे थे कि सिर्फ 10% लगेगा, और फिर देखते क्या है करस्पॉन्डिंगली आपने चालाकी की, ये मैट लगवा दिया हम पे. और उस पर फिर आप क्या कर रहे हो, 10% का जो हमने सपना देखा था बस 10% नहीं होके 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा. और दूसरा आपको पता है कि क्षति क्या पहुंचेगी, मालूम है 112A में आपको एक 1 लाख का एग्जामिशन का थ्रेशोल्ड है, उसी सेक्शन के अंदर इनबिल्ट है ये. और अगर ये मैट के अंदर आता है तो क्या ये इनबिल्ट 1 लाख का उसको बेनिफिट मिल सकता है, नहीं मिलेगा. तो ये सब चीज़ को देख के उनको पता चला गया कि गवर्नमेंट ने हमसे नाइंसाफ़ी की है और इस वजह से ये विड्रॉल के मोड में चले गए. तो फिर से उनको पकड़ के वापस से लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये मैट में एक स्पेसिफिक एंट्री डाल दी जिसकी वजह से what will happen that they will not be liable to pay MAT on that income. अब ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, they will not be liable to pay the MAT on that income which is chargeable to a rate which is more than which is chargeable to a rate which is less than
15%। तो इनको मैट नहीं पे करना होगा ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम, जो कि जिस पे मैट की रेट लगती है कितनी, 15 या उससे कम, तो वो नहीं होगा दी स्कोप ऑफ बुक प्रॉफिट के अंदर। तो ये बात रख दी और फिर अब वो इत्मीनान से बैठ गए कि हाँ भाई अब हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ 10% ही है, जो कि नॉर्मल प्रोविजन अंडर द एक्ट में दिख रहा है। जरा एक बार स्टूडेंट जल्दी से देखना क्या लिखा है। सो एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन कंपनी रिलेटिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन कंपनी रिलेटिंग टू कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो इसके अंदर लिख दो बाजू में लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कहाँ पर होगा, 112A में ही, और शॉर्ट टर्म 111A 15%। और दूसरे में लिखना द इंटरेस्ट रॉयल्टी और द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट, बताइए कौन सा रेट है, रेट स्पेसिफाइड अंडर 115A टू 115BB। अब आप नोटिस करना, इफ सच रेट, क्या बोलोगे, इफ सच रेट इज टैक्सेबल अंडर द जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट एट अ रेट विच इज लेस देन 15%। अब आप मुझे बताइए इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरेस्ट इनकम के कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सा केस है जहाँ पे 15% से कम का रेट आपको लगाया जाता है। तो किस केस में आपको 15% से कम का रेट लगवाया जाता है। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पे, तो अगर आप देखोगे तो 115A में दो रेट है, एक है 5% और दूसरा 20%। तो जो 5% है ना, वहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। तो वो इनकम को आपको बाहर रखनी पड़ेगी इन कैलकुलेटिंग व्हाट दी मैट। बाकी आप बोलोगे कि दूसरे इंटरेस्ट इनकम भी हमने कमाए थे इसके अलावा, तो ठीक है, फिर उसको तो आप बुक प्रॉफिट में आपको शामिल करना पड़ेगा। आगे है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट जो दिया गया है, तो क्या वो भी 10% के रेट के हिसाब से टैक्स किए जाते हैं, और इसी वजह से उसको भी बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन से स्टूडेंट्स बाहर रखा जाएगा, उसे भी बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन से बाहर रखा जाएगा। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो इन माइंड। देख रहे हो आप लोग इसको। सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे आपने इनकम को बाहर रखा, करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर को भी मत भूलना। ये नहीं कि एक तरफा ही हम कारवाई करेंगे, इनकम बाहर होगा एक्सपेंडिचर वैसे का वैसे ये नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीके से पॉइंट नंबर 9 के बाजू में लिख सकते हो, टू अपीज, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पे अपीज आप किसको कर रहे हो, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये अपीज करने के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट लाया गया। अब स्टूडेंट्स ये जो इंडेस वाले एडजस्टमेंट होंगे वो हम लोग इंडेस के साथ कर लेंगे, अभी मैं उसको टच नहीं करूंगा। अब देखिएगा इंडिपेंडेंट ऐड एंड इंडिपेंडेंट लेस में वो कौन से आइटम्स हैं उसको एक बार देख लिया जाए। तो पॉइंट नंबर 1 बता रहा है स्टूडेंट्स आपको प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज। आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स ये चीज को बताएंगे आप लोग कि ये जो प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट में, नॉर्मल प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्या हश्र होता है इस टाइप के प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी का, क्या हश्र होता है, क्या मिलता है डिडक्शन आपको टोटल इनकम कंपटीशन में? द आंसर इज नो, नहीं मिलता है स्टूडेंट्स ये डिडक्शन, और इसी वजह से वहां पर भी ये ऐड होता है, यहाँ पर भी ऐड होता है। इनफैक्ट सबसे बेहतरीन चीज आपको मैं बता रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन दिलवा दिया, बधाई हो सभी लोगों को। एक बहुत ही मेहनत करके ये चार्ट बनाई गई है आप लोगों के लिए, PGBP एंड मैट में देखो एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट सब चीज़ों की कंपैरिजन करवा दी गई है। इसमें एक छोटा करेक्शन मैं करवा दूंगा। एक केस लॉ स्टूडेंट्स, एक बहुत खतरनाक केस लॉ आया था, मेटल क्रोम का केस है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया, तो वो अकॉर्डिंगली डाल देंगे। आइए पहले तो आप बताओ स्टूडेंट्स कि ये जो अनसर्टेन लायबिलिटीज है उसकी प्रोविजन करवाना, अनसर्टेन लायबिलिटी की प्रोविजन करवाना, तो क्या वो प्रोविजन आपको उसकी डिडक्शन दी जाती है? नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 2 में देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, दूसरों
में दूसरे कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, प्राइमरी कम होते जा रहा है, और उसी वजह से आप प्रोविजन करके एक तरीके से क्या करने की चाह कर रहे हो, राइट ऑफ करने की चाह कर रहे हो। तो क्या राइट ऑफ मुमकिन है प्राइमरी? एंड आंसर इज नो। क्योंकि ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल प्रोविजन में भी आप देखोगे, नॉर्मल प्रोविजन में भी दूसरे कंपनी का लॉस क्या आप सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो या फिर आप बोलो कि इन्वेस्टमेंट अगर मैंने दूसरे कंपनी में किया है और उसको मैं ऐसे ही नोशनली राइट ऑफ किया जा रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो ये सब के सब क्या है इस पर्टिकुलर केस में। ये सब क्या है, राइट ऑफ अपने तरफ से वो कर रहे हैं, और इसी वजह से मकसद क्लियर है, ये सब नोशनल राइट ऑफ करके क्या करने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट कम करना है आपने, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बुक प्रॉफिट पे। एंड फाइनली द मैट लायबिलिटी वुड बी रिड्यूस्ड। क्या वो कोशिश कामयाब होगी? एंड आंसर इज नो। तो ये नोशनल लॉसेस जो है अनसर्टेन लायबिलिटी के जरिए, या नोशनल लॉसेस आपके हैं फॉर द प्रोविजन इन द सब्सिडरी कंपनीज, तो ये दोनों जगह पे मतलब कि नॉर्मल प्रोविजन में जब मैं पीजीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड बुक प्रॉफिट जब कैलकुलेट करवा रहा हूँ फॉर 115 जेबी, दोनों ही केस में आप नोटिस करना ये चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं मिलती है, मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब पॉइंट नंबर 3 देखने लायक होगा स्टूडेंट। इनकम टैक्स पेड और पेएबल को उन्होंने क्या कर दिया है, बोल दिया कि इसको ऐड करेंगे। बात तो सही है भाई, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अगर पहले से ही इनकम टैक्स एज पर द बुक्स डेबिट कर रखा है तो वो तो आपको ऐड बैक करना ही है, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही है, मकसद ये है टू कैलकुलेट दी मैट। तो उस सीरीज में अगर ऐसे चीज़ें कभी डेबिट हो चुकी होंगे तो फिर आपको इसको ऐड बैक करवाना है। लेकिन जो शानदार चीज़ है इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो है इसका नोट, जो कि आपको बताता है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या चीज़ शामिल है। तो देखो क्या बताया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो ये कंसिडर, जबकि अभी वैसे है नहीं लेकिन रखा गया है। इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट, सरचार्ज एंड सेस, और देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में आपने टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को भी रखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के समय जो टैक्स आपको लगना है प्राइमरी, तो उसको भी रखा गया अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अब स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपको बायबैक का जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी को सफ़र करना पड़ता है, क्या वो भी, क्या उसको हम इनकम टैक्स का हिस्सा मानेंगे? एंड आंसर इज यस। लिखना तो ये लिख देना, ये जो टैक्स ऑब्लिक करके टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम किया है ना, वहाँ पे लिख सकते हो ना अगर लिखना है तो, दैट इज द टैक्स ऑन द इनकम tax on the income distributed on account of the buyback of the shares of the company। ठीक है, इंटरेस्ट, सरचार्ज एंड सेस स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें को क्या माना गया? इनकम टैक्स माना गया। पेनाल्टी अगर होगा तो इनकम टैक्स की पेनाल्टी लगा दी गई है। तो नॉर्मल प्रोविजन में क्या होगा, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टिंक्शन पता रहना। नॉर्मल प्रोविजन में इनकम टैक्स की जो पेनाल्टी है उसको आप ऐड बैक करते हो, डिसअलाउ करवा दोगे। यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा ऐड बैक और डिसअलाउ। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, सेल्स टैक्स या जीएसटी पे पेनाल्टी लगी है तो नॉर्मल प्रोविजन में क्या होगा, डिसअलाउ। यहाँ पर अगर जीएसटी पे पेनाल्टी लगी है तो क्या ऐड बैक करोगे? ऐसा तो अभी तो कोई एंट्री आया ही नहीं है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ सुनिएगा, जीएसटी पेएबल है स्टूडेंट्स, तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता हूँ मैं, तो पेएबल होने की वजह से क्या हुआ है, आई हैव नॉट येट मेड द पेमेंट।
लेकिन आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो तो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं किया या फिर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आरओआई अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पेमेंट किया भी नहीं है तो भी नेट प्रॉफिट में तो ये डेबिट तो उसको दर्जा दिया जाएगा और फिर वही नेट प्रॉफिट आगे जाके बुक प्रॉफिट बनेगा। और ऐसा कोई केस दिख ही नहीं रहा आपको जहाँ पे ये चीज़ को आप क्या कर पाओ, रिकनसाइल कर पाओ। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो पेनाल्टीज ये सब चीज़ें को ध्यान रखना, सेल्स टैक्स की पेनाल्टी, जीएसटी की पेनाल्टीज, ये जो होगा तो स्टूडेंट्स ये आप टोटल इनकम के लिए ऐड बैक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये आपका नेट प्रॉफिट में अगर डेबिट करके बैठ गया नेट प्रॉफिट में तो वही बैठा रहेगा, यू आर नॉट सपोज टू ऐड इट बैक। ठीक है, यही बस बोलना था। ये चीज़ कंपैरिजन वाले टेबल में आपको मिलने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, तो वही चीज़ है ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम शेयर होल्डर के पहले आएंगे। तो अगर तो आपने अपने नेट प्रॉफिट से डिविडेंड को पे या प्रपोज किया है तो उनका हक के पहले हमारा हक अल्टीमेटली आपको वो देखना पड़ेगा। और फिर ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि डिविडेंड के पहले हमारा हक आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन बनेगी। और फिर जब नेट टैक्स व टैक्स हो जाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उससे आप क्या करें, आगे अपने शेयर होल्डर को खुश करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर को पहले खुश कर दो और हमारे लिए कुछ टुकड़े ही बच गए टैक्स पर्पज़ के लिए, तो मुमकिन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ऐसा डिविडेंड अगर किया होगा तो क्योंकि हम शेयर होल्डर के पहले हैं इस वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, वी विल कम बिफोर देम। अब आप देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट। स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका एक ही कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है? ओनली वन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने। इसमें जो बनेगा एज एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर जो पर्टिकुलर पॉइंट है लिख लो एज एन एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या आप कोई दूसरा प्रोविजन भी बोल सकते हो ना, आप इम्पेयरमेंट बोल दो, उसके लिए प्रोविजन करवाई आपने, इत्यादि। कोई भी एसेट के लिए, उस कोई भी एसेट के वैल्यू के लिए अगर तो आप उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, उसका करस्पॉन्डिंग आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो दैट पर्टिकुलर प्रोविजन स्टूडेंट्स विल बी एडेड बैक। तो मैंने आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी जितने भी ऐसे टाइप के इम्पेयरमेंट्स होंगे इन्वेस्टमेंट्स के या जो भी एग्जांपल है, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट एड बैक करवा देनी है अपने। अब लेस लिखा गया है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट डिलीशंस, तो ये मैंने कोड के तरीके से आपको दिया है ताकि आपको क्या हो जाए, याद रह जाए, क्योंकि ये तो याद रखनी पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो इंडिपेंडेंट लेस में देख रहे हो आप लोग, प्रॉफिट फ्रॉम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, ये सिक कब से कब तक माना जाए? तो देखो यहाँ पे दिया गया, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड द सिक, से लेके असेसमेंट ईयर इन विच द नेटवर्थ, जिस कंपनी का नेटवर्थ है, इज व्हाट, मिनिमम ऑफ द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब तक आप अक्यूमुलेटेड लॉसेस की बराबरी तक नहीं पहुंचोगे, नेटवर्थ आपकी वहां तक नहीं पहुंचेगी मिनिमम, तब तक तो प्राइमरी जो प्रॉफिट होगा इससे कंपनी का, दैट विल नॉट बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि थोड़ी बहुत जो उसकी जान बची हुई है वो हम निकाल दें बाय पुटिंग अ मैट ऑन दैट। सो देयरफॉर इन दिस रिगार्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फ्रॉम असेसमेंट ईयर इन विच कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड सिक, से लेके दी एवाई इन विच नेटवर्थ इज मिनिमम टू दी accumulated losses। अच्छा, अगर ये accumulated लॉस के ऊपर चला जाए तो
कभी ना कभी तो जाएगा। तो उस सिचुएशन में बताइएगा, जब भी ये इसकी मतलब कि एक्यूमुलेटेड लॉस से जब तक ये झेलेगा, नेटवर्थ ने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार कर दिया। तो अब उस साल से आगे, तो ये कौन से साल तक से लेके कौन से साल तक आप प्रॉफिट ऑफ द यूनिट को बाहर रखोगे? जिस डेट पे वो डिक्लेयर हुई थी सिक, जिस साल में इसको डिक्लेयर किया गया था सिक से लेके जिस साल तक उसकी नेटवर्थ ग्रेटर देन नहीं हो जाती, तो हर साल आपको चेक करना पड़ेगा। और कभी ना कभी तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, और अगर तो ये ग्रेटर देन हो गई तो फिर उस केस में बताइए क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही। तो फिर स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर केस में आप अब उसे सिक नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी की प्रॉफिट अब बुक प्रॉफिट का एक हिस्सा बन जाएगी। लेकिन जब तक ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता तब तक गवर्नमेंट उस पर मैट लगाना नहीं चाहती है। एंड दे आर वेरी क्लियर टू से दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी बुक प्रॉफिट। नेक्स्ट में देखना पॉइंट नंबर 2, बहुत दिलचस्प होगा स्टूडेंट, देखने लायक होगा। बुक प्रॉफिट लाने के लिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट, बुक प्रॉफिट लाने के लिए आप क्या करोगे कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेकिन है एज पर द बुक्स, बट इट इज एज पर द बुक्स, किसकी बात हो रही है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो कि है एज पर द बुक्स, और दोनों में से जो भी लेस होगा उसी का डिडक्शन आपको दिया जाएगा। उसी का डिडक्शन दिया जाएगा। अब आप सोचो, नॉर्मल प्रोविजन जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम, और दोनों ही चीज़ है ब्रॉड फॉर लॉस एंड यूएडी। अच्छा बाय द वे, जब टोटल इनकम कैलकुलेट करने की बात आती है तो फिर ये जो ब्रॉड फॉर लॉस का जो फिगर है या फिर जो यूएडी का फिगर है, एज पर द बुक्स है या एज पर द इनकम टैक्स एक्ट है? एज पर द बुक्स है या एज पर द इनकम टैक्स एक्ट है? बिल्कुल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। और यहां पर जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो फिर उस केस में ये बोल दिया कि दोनों में से किसी एक का हम डिडक्शन आपको देंगे, लेकिन वो भी एज पर द बुक्स होगा, दोनों में से किसी एक का। तो उस सिचुएशन में अच्छा जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसमें से आपको बिजनेस लॉस को बाहर निकालना एंड वाइस वर्सा। तो दोनों डिस्टिंक्ट रहेंगी, क्योंकि उनको क्या करना है, एक तरीके से दे वांट टू गिव अ लोअर अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन दिस रिगार्ड। तो इस वजह से देखो चालाकी कर दी। तो ये देखो, ये बोलते ना बहुत घटिया हो जाता है और इनकंसिस्टेंट प्रिंसिपल है ये। कंसिस्टेंसी की कोई ना गुंजाइश ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो दे शुड हैव लाइक द वे दे आर गिविंग फॉर टोटल इनकम, दोनों अगर दे ही रहे हैं वहां पर, मिल रहा है ना एक नियम के अनुसार, यहाँ पर भी उस टाइप का कुछ नियम डाल दो जिसके बेसिस पे दे कुड हैव डन इट बट नॉट डन। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू लिव बाय थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये बस ध्यान रखना कि भाई एज पर द बुक्स है, विच एवर इज लेस है, ये दोनों चीज। और यूएडी में मैंने बोल दिया ना कि ये जो बिजनेस लॉस है एज पर द बुक्स वो शामिल नहीं होगा। और अगर तो ये मैंने देखो ब्रैकेट में क्या किया, नॉट एप्लीकेबल इफ द ब्रॉड फॉर लॉस, और दोनों में से कोई एक निल हो जाए, बस दूसरा वाला बस अपना समय का इंतजार करेगा कि कब मेरा टर्न आएगा। तो ऐसे केस में अगर तो ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम, दोनों में से कोई भी एक अगर निल हो जाए तो फिर उसके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम टनेज टैक्स स्कीम एज पर द बुक्स, तो टनेज में भी मैंने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के टाइम में बता दिया था आपको, जब हम सरगट कर रहे थे, तो उसका जो प्रॉफिट होगा एज पर द स्कीम वो भी एलिमिनेटेड कर दी जाएगी इन कॉम्प्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, इन कॉम्प्यूटिंग स्टूडेंट्स द बुक प्रॉफिट, तो वो भी एलिमिनेटेड है स्टूडेंट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। अगर देखा जाए ना, टनेज टैक्स यहाँ से गया है, फिर ऊपर सिक कंपनी का गया है, फिर एक एयरलाइन कंपनी था उनको भी आपने एलिमिनेट किया है। तो अगर तो ये इफ़ यू कैन जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, किस किस सेक्टर के इनकम को बाहर रखा गया है अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और वो सब जो हम लोग देख रहे थे, बट अदर देन दिस विच आर ऑल दोस पर्टिकुलर सेक्टर्स वेयर दे हैव एलिमिनेटेड देयर पर्टिकुलर eliminated their income to be a particular part of the book profit। तो
उसमें ये है आपका टनेज वाले कैटेगरी में। दूसरा आपका जैसे मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे प्रॉफिट ऑफ सिक कंपनी टिल द टाइम वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक तो उसकी प्रॉफिट जो भी थोड़ी बहुत बनती होगी दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। और आखिरी में स्टूडेंट्स ये जो 44 डबल बी ए प्रिजम्पटिव इनकम वाले कैटेगरी जो है वो भी तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनकी इनकम भी तो वो तो फॉरेन कंपनी का केस है। तो इवन देयर इनकम इफ दे दैट इज अ सोनली दैट इनकम दैट दे हैव अर्न, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 44 बी बी ए के अनुसार ही क्या होगी आपकी टोटल इनकम पीजीपी, उसके बाद टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर दी जाएगी। तो लीजिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीट अब हो चुका है। अब जो एक बार आप लोग इसको रीड करना तो कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा स्टूडेंट बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, ठीक है, आप लोग बस एक काम करना, ये जो एडलेस है ना ये वाला बस रीड करके रखना। एक दो बस शायद एक दो बस पॉइंट रहेगा जो कि नया लगेगा, बट अदरवाइज ये एक दो पॉइंट पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 में जस्ट रीड इट वंस केयरफुली। स्टूडेंट्स 12 एंड 13 में ये वाले पेज को जरा एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। वो एडजस्टमेंट की कंपैरिजन की मैं बात कर रहा था। फाइन, अब ब्रेक के बाद हम वो REIT का गेम देखेंगे स्टूडेंट्स, कैसे वो REIT का स्पॉन्सर्स का नोशनल इनकम को बुक प्रॉफिट से बाहर रखा है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो रियल इनकम उसको बन जाता है तो फिर उसके बुक प्रॉफिट का वो हिस्सा माना जाता है। एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट्स व्हाट आई विल डू इज दैट एक आध क्वेश्चन हम लोग करेंगे विच इज विदाउट दिस पर्टिकुलर इंडेस एक क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम इंडेस का अल्टीमेटली पॉइंट को रखे आ जाएगा, और स्टूडेंट्स उस इंडेस के पॉइंट में देन विल डू द इंडेस क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू रैप इट अप, ठीक है। तो चलिए ये पहले आप लोग जल्दी से उस कंपैरिजन को रीड करना स्टार्ट कर देना। इस कंपैरिजन की बात हो रही है। फाइन, आप लोग इसको रीड करेंगे एंड देन वी विल प्रोग्रेस फर्दर। मिलते हैं जल्दी से।